देखो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी जो इस बुक की, वो थी फ्री सिस्टम। फ्री सिस्टम में क्या था? द सिस्टम इन विच नो रेस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन, नो कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड ऑन द पार्टिकल्स द सिस्टम। यानी कि मान लो कि मेरे पास क्या है, सिस्टम के अंदर n पार्टिकल है, जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स होते हैं। जब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस सिस्टम को फ्री सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स के मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? हमारे पास फ्री सिस्टम। जैसे एग्जांपल देखना हो, बर्ड इन द स्काई, जो हमारे पास क्या आसमान में जो पक्षी है वो कहीं भी आ जा सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, भाई इसको किस लाइन में जाना है, किस बाउंड्री पे फॉलो करना है, तो वो सिस्टम क्या है? वो हमारे पास क्या है? फ्री सिस्टम। उसके बाद क्या है? कंस्ट्रेंट्स, जो हमारे रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन है, जो लगाई जाती है किस पे? सिस्टम के पार्टिकल्स पे, कि वो सिस्टम जहाँ पे हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगाई जाती है। तो उन लिमिटेशंस को, रेस्ट्रिक्शंस को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रेंट। उस सिस्टम को कंस्ट्रेंट नहीं बोला जाता, उन लिमिटेशंस को जो हम लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है? हमारी कंस्ट्रेंट्स। जैसे एग्जांपल है बर्ड इन ए बॉक्स। मान लो कि मेरे पास क्या है, हमने एक पक्षी को बॉक्स में बंद कर दिया, तो उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है? पहले तो वो क्या था? फ्रीली कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन बॉक्स के अंदर वो क्या जाएगा? वो तीन ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो एक्स में, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में भी उसकी लिमिट होगी, भाई हमारे पास जितनी उसकी हमारे पास एक्स एक्सिस में लेंथ होगी उतना ही वो मूव करेगा। उसी तरह अगर वो वाई एक्सिस में जा रहा है तो वाई एक्सिस जितनी लेंथ होगी उसमें मूव करेगा। इस तरह जेड एक्सिस में जितनी लेंथ होगी उतना ही मूव करेगा। तो मूव करने के लिए हमने क्या कर दिया? पहले तो हमारे पास क्या था? जो एरिया था वो फ्री था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? एरिया फिक्स कर दिया। तो जो हमने एरिया फिक्स किया वही उसकी क्या हो गई? हमने लिमिट लगा दी उस पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? जो हमने एरिया फिक्स किया है वो हमारा क्या है? कंस्ट्रेंट है। अब क्या है कंस्ट्रेंट सिस्टम? देखो वो सिस्टम जहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं? कंस्ट्रेंट्स को इम्पोज करते हैं। इम्पोज का मतलब लागू करना। तो वो सिस्टम जहाँ पे हमारे पास क्या है? सिस्टम के पार्टिकल्स पे रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगाई जाती है, कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा कंस्ट्रेंट सिस्टम। जैसे एग्जांपल है, हमने कह दिया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हमारे पास क्या है? जो हमारा सर्कल है उसकी बाउंड्रीज पे क्या करना है? मूव करना है। या फिर हम ये कह दें कि हमारे पास क्या है? जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या लगा दी? उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो ना तो सर्कल के अंदर मूव कर सकते, ना वो बाहर मूव कर सकते। वो कहाँ पे मूव करेंगे? सर्कल की बाउंड्री पे। तो हमारे पास उन सभी पॉइंटों को किस पे जाना पड़ेगा? बाउंड्री पे। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? कंस्ट्रेंट सिस्टम। उसके बाद देखो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कंस्ट्रेंट की? मैंने मान लिया कि मान लो कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है जी जोड़े, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, हमने किसी एक ओरिजिन के कंसिडरेशन में इनकी पोजीशन देख ली, एक की है R1 और एक की क्या है R2। तो यहाँ पे जो R1 R2 वो तो क्या रिप्रेजेंट करें? उनकी पोजिशन को। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करे टाइम को। और अगर हम पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी वेलोसिटी को। यहाँ पे हमारे पास जो n पार्टिकल्स की बात करें तो k की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकते हैं? 1 2 3 n तक। ठीक है, तो और ऐसे सिस्टम में हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा? t का, पोजिशन का और वेलोसिटी का, इक्वल टू में 0। अब देखो ट्रायंगल लॉ मैंने आपको पहले बताया था। ट्रायंगल लॉ में हमारे पास क्या होता है? मान लो कि ये पी और क्यू पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस है डी, और आप ओ ओरिजिन के कंसिडरेशन में, मतलब कि कोई फिक्स पॉइंट उसकी पोजीशन ले रहे हैं, तो R1 R2 इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। तो यहाँ से क्या होगा? अगर मान लो ओ क्यू है यहाँ पी के और इसकी डायरेक्शन ओ पी की इधर है, तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू प्लस में क्यू पी इक्वल टू ओ पी। यहाँ से तो ये आ गया। इसी तरह आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास डायरेक्शन ये हो, ऐसे भी हो सकता है ओ पी से गया, फिर पी क्यू से, और फिर ओ क्यू से आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे लेते हैं? बस ट्रायंगल लॉ को समझा रहे हैं इसमें। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है? उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा भी होगा, फ्री सिस्टम, कंस्ट्रेंट एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। उसके अंदर क्या है? फर्स्ट सिस्टम आता है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, फिर उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। उसके बाद है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट या फिर यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट। उसके बाद है स्क्लेरोनोमस कंस्ट्रेंट, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। फिर है रियोनोमस, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इंटीग्रेबल, जियोमेट्रिकल और काइनेमेटिक। अब देखो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? वो कंस्टेंट होलोनोमिक कहलाएंगे अगर हमारे पास क्या है? कंस्टेंट इम्पोज ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम। अगर हमने क्या क्या है? सिस्टम के पार्टिकल्स के मोशन पे जो कंस्टेंट लगाए हैं और उनके कंस्टेंट की जो इक्वेशन है, अगर मैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में या इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ, या फिर उसके अंदर कोई इनइक्वालिटी ना आए, तो ऐसे कंस्टेंट को क्या बोला जाता है? होलोनोमिक कंस्टेंट। यहाँ पे ये R1 फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन है, R2 सेकंड की, Rn nth पार्टिकल, और T क्या है? टाइम है। तो जैसे हमने देखो एग्जांपल लिया
हम मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच में हमारे पास ये आर आई पोजिशन वेक्टर या आर जी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है सी आई जी। तो ट्रायंगल ला एक बार तो ऐसे लगा दिया और एक बार ऐसे लगा दिया। फिर हमने देखा कि अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवा देते तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं आई। तो ये किसका एग्जाम्पल है, होलोनोमिक कंस्टेंट का। अब ये कह रहा है कि कंस्टेंट्स आर कॉल्ड होलोनोमिक या फिर कंस्टेंट आर कॉल्ड फाइनाइट इफ द कंस्टेंट रिलेशन कैन बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, या फिर ऐसा रिलेशन या फिर ऐसी कंस्टेंट की इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास क्या वेलोसिटी प्रेजेंट ना हो, उनको क्या बोला जाता है, फाइनाइट कंस्टेंट या फिर होलोनोमिक कंस्टेंट। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, हमने क्या लिया, मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे पास क्या है, पार्टिकल को हमने ये कह दिया कि उसको सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे अगर मान लो वो मूव करता है तो उसके पास क्या कंडीशन होगी, जो उसकी रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास ए की। मैंने मान रखा है सर्कल की रेडियस का ए, तो यानी कि उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ए, और ए होगा। तो इसको क्या करते हैं हमने इक्वालिटी की फॉर्म में दिखा दिया, तो ये कैसा था, होलोनोमिक कंस्टेंट।